स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे इसको बिनाइन एपिथेलियल लीजन्स ऑफ द ब्रेस्ट को। बिनाइन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्ज़ा लहू। दो हिस्सों में मैं आपको ये लेक्चर भेज रहा हूँ, एक नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन और एक प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन विद और विदाउट एटीपिया। ये आज ये ज़हन में रखें कि जो बिनाइन एपिथेलियल लीजन्स होते हैं ब्रेस्ट के, उनको इस सिनेरियो में देखना होता है कि इनकी जो प्रोलिफरेशन हो रही है, क्या वो प्रोलिफरेशन जो है उसकी वजह से मेलिग्नेंसी के कितना उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है। ये इस टॉपिक की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है। बिनाइन जो एपिथेलियल लीजन्स होते हैं, ये रॉबिन से टॉपिक है, जिसमें नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन हो सकते हैं, इसके अलावा प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन हो सकते हैं, और उसके अलावा एटिपिकल लीजन्स यानी वो जो प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन्स विद एटीपिया के साथ आ रहे हैं वो लीजन भी हो सकते हैं। सो तीन तरह के लीजन्स हैं: नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन्स, प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन्स विदाउट एटीपिया, एंड थर्ड इज़ दी प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन्स विद एटीपिया। आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने देखना है नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन को। इसका जो दूसरा नाम है वो फाइब्रोसिस्टिक डिसीज़ भी इसको कहते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स फाइब्रोसिस्टिक, इससे खुद ही पता चल जाता है कि एक ऐसी लीजन ब्रेस्ट की जिसके अंदर फाइब्रोसिस भी हो रहा हो और सिस्ट भी बन रही हो, इसको हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ कहते हैं। ये जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है, क्लिनिशियन में को आम तौर पे ये लंपी मम्पी ब्रेस्ट लंप के तौर पे पैल्पेट होता है क्लिनिशियन को, और रेडियोलॉजिस्ट आमतौर पे आपको रेडियोग्राफिक अल्ट्रासाउंड में या मैमोग्राफ में आमतौर पे अल्ट्रासाउंड पे एक ऐसे ब्रेस्ट लीजन के बारे में बताता है जिसमें सिस्ट वगैरह होती हैं, और फिर हम उसके पैथोलॉजिस्ट के पास जब बायोप्सी आती है तो पैथोलॉजिस्ट उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखता है, जैसे कि मैंने बताया फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। ये जो लीजन्स होते हैं ये बेसिकली नॉन प्रोलिफरेटिव हैं। अब लफ्ज़ नॉन प्रोलिफरेटिव का यहाँ मतलब ये है, जिससे शायद बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब सिस्टिकली डायलेट होते हैं तो एपिथेलियल लाइन होता है, तो फिर नॉन प्रोलिफरेटिव से क्या मुराद है। तो नॉन प्रोलिफरेटिव से मुराद ये है कि इनके अंदर एसोसिएशन ऑफ रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट लीजन। ये बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर थ्री मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर वन इज़ दी सिस्टिक चेंज, नंबर टू इज़ दी फाइब्रोसिस, एंड नंबर थ्री इज़ दी एडिनोसिस। फर्स्ट ये देख लेते हैं कि सिस्ट होती क्या है। सिस्ट बेसिकली नॉर्मल ल्यूमन जो फील्ड ग्लैंड होता है, यानी नॉर्मल जो ग्लैंड है या जो एसएनआई है, उसके सेंटर में स्पेस को ल्यूमन कहते हैं, और उसके अंदर एपिथेलियम जो लाइन सेल्स हैं उसको लाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर दी लाइनिंग सेल्स, और सेंटर में इसके ल्यूमन है। जब ल्यूमन के अंदर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएं तो ये जो ग्लैंड का साइज़ है ये बढ़ जाता है। जब ये ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाएगा और इसके अंदर सारा का सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, सारा का सारा फ्लूइड, तो इस स्ट्रक्चर को अब हम नया नाम दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस्ट। और याद रखें, फ्लूइड हमेशा अपना प्रेशर सराउंडिंग एपिथेलियम पे ज़रूर डालता है, इसलिए बहुत सी जगहों पे सिस्ट के अंदर जो लाइनिंग है वो फ्लैटन भी हो जाया करती है। अब ये तो एक नॉर्मल सिस्ट की बात हो रही है। जब इस सिस्ट की बात होगी और हमने देखा कि सिस्ट के अंदर बेसिकली तौर पे लीजन जो है वो क्या कहते हैं उसका फ्लूइड फील्ड है, तो अब देखना पड़ेगा कि कौन सी फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है। तो सिस्ट के अंदर बेसिकली तौर पे जो सेमी सोलेंट सेमी ट्रांसलूसेंट ब्राउन टू ब्लू कलर्ड फ्लूइड होता है, और जब ये फ्लूइड उस लाइनिंग एपिथेलियम पे प्रेशर डालता है तो उसकी लाइनिंग एपिथेलियम फ्लैट हो जाती है, और उसके अंदर मेटाप्लास्टिक चेंज भी देखी गई है। इस चेंज को हम एपोक्राइन मेटाप्लेजिया कहते हैं। अब लफ्ज़ एपोक्राइन क्या है, ये बेसिकली तौर पे स्वेट ग्लैंड के सेल्स को कहते हैं। ये एपोक्राइन सेल्स होते हैं, और इनके सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और बाहर अबंडेंट सारा का सारा ये साइटोप्लाज्म पड़ा होता है, विच इज़ इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। तो ये एक पिंकिश कलर की अपीयरेंस देते हैं सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे एपोक्राइन सेल्स आपको इन जगहों पे आपको नज़र आते हैं। अच्छा, ये जो एपिथेलियम है, जो सिस्ट बनी,
अब सिस्ट के अंदर क्या हुआ कि जो सिस्ट, ये ज़्यादातर सिस्ट जो है वो सॉलिटरी सिस्ट बनती हैं, और बाज़ औक़ात सिस्ट जब इतनी बड़ी हो जाएं तो वो रप्चर हो जाया करती हैं, और जब सिस्ट रप्चर होती हैं तो मटेरियल जो उनके सिस्ट के अंदर मौजूद था वो स्ट्रोमा में जाता है। अब ये ज़हन में रखने वाली बात ये है कि जो कंटेंट को एक वॉल ने इनक्लोयर किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ सिस्ट वॉल, जब वो व्हेन इट कम्स आउट इनटू द स्ट्रोमा, दैट फ्लूइड और दैट मटेरियल इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेंजर फॉर द स्ट्रोमा। तो हमेशा जब कोई चीज़ स्ट्रेंजर आती है बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रोमा के अंदर जब ये सेल्स आते हैं तो उनके खिलाफ एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है स्टोमक के अंदर, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो सीक्वल है वो क्या है? फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस वहाँ पे हो जाएगा। अब इस फाइब्रोसिस की वजह से ये एक नोड्यूल फॉर्मेशन बनती है इस प्रोलिफरेटिव नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ की, तो उसमें नोड्यूल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो कॉम्पोनेंट है इसका, अभी तो हमने क्या देख लिया, सिस्ट भी देख ली है, और सिस्ट का सीक्वल हमने देख लिया, लीडिंग टू फाइब्रोसिस देख लिया, और हमने फाइब्रोसिस की वजह से देख लिया कि उसके अंदर नोडुलैरिटी बन रही है। थर्ड चीज़ जो है वो एडिनोसिस है। एडिनोसिस है क्या? एडिनोसिस का मतलब है कि जो एसएनआई हैं एक लॉब्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक एसएनआई, ये एक मैं यहाँ बना देता हूँ कि इसके अंदर एसएनआई पड़े हुए सारे। अब ये एसएनआई फॉर एग्जांपल 4 हैं, अगर इनके एसएनआई की तादाद बढ़ जाए और वो 4 की जगह 6 हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब है नंबर ऑफ एसएनआई पर लॉब्यूल बढ़ गए। तो एडिनोसिस इज़ बेसिकली अ नॉर्मल फीचर इन प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि हार्मोन्स का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है और हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेस्ट पे भी असर करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्मल एडिनोसिस यानी नॉर्मल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एपिथेलियम यानी नॉर्मल फीमेल के अंदर ये एसएनआई एक फोकल चेंज के तौर पे नज़र आते हैं। तो एडिनोसिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। अगर आप ये गौर से ये डायग्राम देखें तो ये एक सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, और इन ग्लैंड्स के अंदर सेल्स जो आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो सेल्स हैं मैं इनको ब्लूइश कलर से दिखाता हूँ। ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो सेल्स हैं जो राउंड टू पोलीगोनल हैं। और ये सेल्स कौन से सेल्स हैं? दीज आर एपोक्राइन सेल्स। तो एपोक्राइन सेल नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एपोक्राइन चेंज कहलाएगा। जो एपोक्राइन चेंज है दैट इज़ बेसिकली अ हॉलमार्क और वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ बिनाइन नॉन प्रोलिफरेटिव लीजन। ठीक हो गया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने देखने हैं वो है लैक्टेटिंग एडिनोमा और एक होता है फ्लैट एपिथेलियल एटिपिया। लैक्टेटिंग एडिनोमा है क्या? लैक्टेटिंग एडिनोमा जो है बेसिकली तौर पे प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर के अंदर होता है। और क्यों होता है उसके अंदर? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ उसकी एसोसिएशन है, लैक्टेशनल चेंजेस होती हैं उसके अंदर। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स करते हैं। हार्मोन्स प्रेगनेंसी के अंदर जेस्टेशनल हार्मोन्स का एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है ब्रेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये एक एडिनोमा बनता है। लेकिन ये जो लैक्टेटिंग एडिनोमा है इट इज़ बेसिकली एन एग्जैगरेटेड लोकल रिस्पॉन्स रादर देन अ ट्रू एडिनोमा। ये ट्रू न्यूप्लाज्म नहीं है, ये एक लोकल रिस्पॉन्स है जो एक ट्रांजिटरी स्टेज की वजह से होता है। और जैसे ही लैक्टेशन ख़त्म होती है ये अपने आप टिश्यू जो है, ये मैस जो है वो रिग्रेस कर जाता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा है फ्लैट एपिथेलियल एटिपिया। फ्लैट एपिथेलियल एटिपिया से क्या मुराद है? जब सेल्स साइज में बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सिस्ट और सिस्ट के अंदर सारा फ्लूइड है। अब फ्लूइड ने क्या किया? इन सेल्स पे असर प्रेशर डाला। इन सेल्स की जो हाइट है वो अगर एक नॉर्मल सेल की यहाँ थी, जब उससे प्रेशर पड़ा तो उसकी हाइट कम हो गई। अब ये फ्लैट सेल में कन्वर्ट हो गए। अब इनके अंदर थोड़ा बहुत एटिपिया आना शुरू हो जाता है। फ्लैट जो एटिपिया है जिसको फ्लैट एपिथेलियल एटिपिया कहते हैं, इसकी